हेलो दोस्तों, एजुकेशन वाला में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 जो हमेशा नहीं पढ़कर एक सप्ताह में 2 बार पढ़ते हैं, सोमवार और गुरुवार को, उसका वीडियो 26वां है। 26वां लेक्चर्स आ गया है। L26 #26 जो भी करो। और ये कृषि पर आधारित उद्योग जो चल रहे हैं अपने, जैसे कृषि पर आधारित उद्योग में हमने पहले वीडियो में वस्त्र उद्योग पढ़ा था और सूती उद्योग आधा पढ़ा था और पटसन उद्योग, ये सब वगैरह वगैरह चल रहा है। तो ये सब कंटिन्यू चल रहा रहेगा। और उसका ये सूती वस्त्र उद्योग का दूसरा वीडियो है और भूगोल का 26वां वीडियो है। ठीक है। और इस यानी जो विनिर्माण उद्योग है इसका चौथा है। ठीक है। और सामाजिक पढ़ रहे हैं। विनिर्माण का मतलब आप समझ गए होंगे, वियन दोबारा और निर्माण करना, निर्माण करना। ठीक है। कोई भी वस्तु होता है उसको कच्चे माल से मूल्यवान चीज़ों में परिवर्तित करना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। और अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ये क्लास 10th का ही है और एक मोटिवेशन कोड के साथ और रिवीजन भी करते हैं। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें हंसकर बाहर जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है। बहुत अच्छा मोटिवेशन कोड है कि मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है। तो अब आपको आर्ट ऑफ लाइफ करना है, ना कि पार्ट ऑफ लाइफ में फंस के रहना है। ठीक है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जिंदगी है, जिंदगी में चलती रहती है मुश्किलें। विनिर्माण उद्योग, ठीक है, इसका मतलब आप जानते ही होंगे। आगे विनिर्माण उद्योग, ये भी स्लाइड देख लिया, ये महत्व भी देख लिया और जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। और औद्योगिक अवस्थिति भी देख ली थी कि औद्योगिक अवस्थिति क्या क्या स्थितियाँ चाहिए, तो कच्चे माल, जलवायु, शक्ति, मशीनरी और परिवहन की सुविधा, सस्ते श्रम और पूंजी और सरकार की नीतियाँ। ये डायग्राम भी देख लिया था हमने और यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है कि हमने उद्योगों का वर्गीकरण देखा था। ठीक है। इससे 2 वीडियो पहले के उद्योगों को किन किन के आधार पे बांटा गया, तो हमने प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पे खनिजों को 2 प्रकार के उद्योगों को 2 प्रकार बांटा था, कृषि आधारित और खनिज आधारित। अभी तक हमारा कृषि आधारित का एक वीडियो आ गया और कृषि आधारित का दूसरा वीडियो है। कृषि आधारित के पहले वीडियो में हमने वस्त्र उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग को आधा पढ़ा था और आज हम पटसन उद्योग और पटसन उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर ये खनिज उद्योग चालू करेंगे। ठीक है। और ये आधारभूत उपभोक्ता खनिज, ये सब भी पढ़ेंगे बहुत डीपली। ठीक है। तो वस्त्र उद्योग को थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, ये कल की चीज़ें हैं। तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व, ठीक है, अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मैंने बताया था कल भी कि इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर वस्त्र उद्योग का। ठीक है। और ये कच्चे माल का एक ऐसा अकेला उद्योग है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। अब सूती वस्त्र उद्योग को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा चलते थे और 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई तब इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि हुई और उसके बाद में इनकी मात्रा और धीरे धीरे करती रही। हथकरघा यानी कृत्रिम। और आप बताओ कि हथकरघा उद्योग के कौन से भाग में आता है। उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, मैंने कल बताया था, कुटीर, लघु और वृहद। ठीक है। उद्योग के 3 प्रकार हैं, तीनों प्रकारों को हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो हथकरघा है वो छोटे स्तर पे घर पे ही बनता है, इसलिए इसको क्या माना गया है, इसको कुटीर उद्योग माना गया। तो औद्योगिक क्रांति से और बड़ी बड़ी कंपनियों से सबसे ज़्यादा हानि होती है कुटीर उद्योग को। और ऐसा ही 18वीं शताब्दी की शुरुआत में देखा गया, जब औद्योगिक क्रांति में मशीनों से निर्मित वस्त्र आने लगे तो उस समय इन जो हाथों से बनते थे वस्त्र, इनको सबसे ज़्यादा हानि हुई। ठीक है। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया था कि इनको बहुत बड़ी समस्याएं हुई। ठीक है।
और सूती वस्त्र उद्योग के लिए और सीमित थे। आरंभिक वर्षों में ये सूती वस्त्र उद्योग सीमित था। कौन कौन से क्षेत्रों में? पहले मेरे को बताओ कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कच्चा माल क्या है? कपास। और कपास कहाँ उगता है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी कहाँ है? महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में। तो इसलिए वे आरंभिक वर्षों में कौन कौन से क्षेत्रों में सीमित थे? महाराष्ट्र और पंजाब के क्षेत्रों, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों तक ही सीमित थे। और उसके बाद इनका जो कहते हैं विकास हुआ और धीरे धीरे इनका मतलब बाद में ये लगभग भारत में पूरे में इनकी कंपनीज हो गई। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों और समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि से इनका जो स्थानांतरण था वो बढ़ गया एकदम से। ठीक है, और ये कई लोगों की जीविका प्रदान करता है। कौन किन किन की प्रदान करता है वो आप सबको बताइए, जो सूती वस्त्र उद्योग के संबंधित लोग हैं। ठीक है, पतन का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था बंदरगाह। ठीक है, आपको पता है, तो बड़ी अच्छी बात है। अब आज का देख लेते हैं, और ये एक फैक्ट्स है, 1 नंबर का प्रश्न इजीली बन सकता है कि भारत का पहला सफल सूती उद्योग कब व कहाँ लगाया गया? तो 1854 में मुंबई में भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया। ठीक है, अब देखते हैं ये आज का नया टॉपिक है। ठीक है, 6 मिनट हमने रिवाइज में दे दिया और 6 मिनट नया पढ़ लेते हैं। 12 मिनट का वीडियो रखना है और ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है और पिछले वीडियो वाला भूलना नहीं है। 2 चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है और पिछले वीडियो में जो पढ़ा है वो भूलना नहीं है। आज भी 6 मिनट नया पढ़ेंगे और जो 6 मिनट आज नया पढ़ेंगे वो 6 मिनट कल रिवाइज करेंगे, और कल जो नया पढ़ेंगे वो परसों 6 मिनट रिवाइज करेंगे। ठीक है, यही अपना चलता है। वस्त्र उद्योग और अतिरिक्त मूल्य उत्पादन, ये आपके जो चार्ट है बुक में दिया है एनसीईआरटी में, तो मैंने इम्पोर्टेंट समझा और ले आया। ठीक है, उत्पादन रेशा, रेशा कौन से? कपास, जूट और पटसन, ये सब है, ये इनको क्या कहते हैं? कच्चा रेशा। और इनको जब धुनाई और कताई करते हैं तब उसको बोलते हैं सूत। ठीक है, जो हमारे रेशा होता है जो उत्पादन यानी खेती से होता है उसको बोलते हैं जो कौन कौन से होते हैं? जूट, पटसन और कपास, जूट, पटसन, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कच्चा रेशा होता है, और जब इसकी धुनाई और कताई कर लेते हैं तब ये सूत बन जाता है। ठीक है, और जब इसकी बुनाई करते हैं तब कपड़ा बनता है, और जब इसकी रंगाई और परिष्करण करके फिर इसका वस्त्र हो जाता है निर्माण। ठीक है, पहले जो खेतों से मिलता है वो रेशा होता है, उसकी धुनाई और कताई करते हैं तो वो सूत बन जाता है, और जब उसकी बुनाई करते हैं तो कपड़ा, और रंगाई परिष्करण करते हैं तो वस्त्र। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आप समझ गए होंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं और इससे प्रश्न भी नहीं बनते। मैं आपको समझाने के लिए आया था कि रेशा उत्पादन से कच्चा रेशा होता है, और उस रेशे उत्पादन से जो यानी कच्ची से रेशा मिलता है उसको धुनाई और कताई कर लेते हैं तो वो सूत बन जाता है। उस धुनाई कताई की गई रेशे को बुनाई करते हैं तो वो कपड़ा बन जाता है, उसके अंदर रंगाई और परिष्करण करते हैं तो वो वस्त्र बन जाता है। यही बात है। अब देखते हैं आज ये आयात निर्यात वाला भी देख लेते हैं कि भारत जापान को सूत निर्यात करता है। ठीक है, सूत मतलब ये सूत क्या होता है कि जो जो हमें मिलता है ना खेतों से, कपास, जूट, पटसन, इन 3-4 चीज़ों को यानी जो रेशम है वाली चीज़ें हैं इनको जब हम धुनाई करके कताई करते हैं तो उसे सूत बोलते हैं। यानी वो सूत है ना जो भारत जो खेतों से मिलता है उसी को सूत कहते हैं। खेतों से मिलता है उसकी धुनाई और कताई करते हैं तो उसे सूत कहते हैं, और भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। ठीक है, अब समझ गए दोनों चीज़, किसका निर्यात करता है? सूत का करता है। सूत क्या वो भी समझ गए आप? भारत में बनी सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश, निर्यातक देश है, निर्यातक देश कौन कौन से हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूरोपीय देश और नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के कुछ देशों को भारत सूत का निर्यात करता है। भारत का बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत इस रेशम रिलेटेड चीज़ों का निर्यात करता है। सूती रेशे के विश्व व्यापार सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। यानी जो दुनिया में व्यापार होता है जितना निर्यात होता है उसका 25% भारत करता है।
यह कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और जो सूत पैदा करते हैं उनका उपभोग करने के लिए सक्षम है। लेकिन बुनाई कताई के प्रकरण में इकाइयों में भारत में उत्पन्न किए गए उस कोटि के धागे का प्रयोग नहीं कर पाती हैं। ठीक है, उच्च कोटि का धागा नहीं हो पाता हमारे यहाँ। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े आधुनिक कारखाने, इसमें सबसे मोटी कमी होती है ना, ये जो ये सूती जो सूत बेचते हैं, निर्यात करते हैं, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये सब एकीकृत नहीं है, ये सब बिखरे हुए हैं। कोई 2-3 बड़ी-बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, उसके सिवा सब छोटी-छोटी कंपनीज में बिखरी हुई है। तो ये सूत उद्योग की सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अब आगे क्या है, आधुनिक कारखाने तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयाँ हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजारों में मांग की आवश्यकता पूरा करवाता है। ठीक है, जो छोटे छोटे हैं वो बाजार तक ही सीमित रहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वास नहीं करते, वो ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते ही नहीं है। इस उद्योग की सबसे बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागों का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं ने कपड़ा का आयात करना पड़ता है। ठीक है, हमें इसके परिणाम स्वरूप कपड़ों का आयात भी करना पड़ता है। जो सबसे बड़ा निर्यातक है वो उसका एकीकरण नहीं है, यह इसका कारण है, इसलिए इसका निर्यात भी करना पड़ता है। एक गहरी लाइन में लिखा है कि धागा 50 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से बेचा जाता है। ठीक है, भारत धागा बेचता है 50 रुपये प्रति किलोग्राम, और खरीदता क्या है, मतलब जो वस्त्र खरीदता है ना विदेशों से, तो वो पतलून, जैसे कोई पतलून है, पैंट समझ लो, वो 800 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदता। देख लो कितना, 40 गुना ज़्यादा भाव में खरीदता है। कितने हो गए, 4 गुना, 100 और 200, 300, 400, 500, 600, 700, 14 गुने ज़्यादा में खरीदता है। रेशे से धागा और धागे से कपड़ा, कपड़े से परिधान बनाने के चरण में उसके मूल्य की बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होती है। यानी चरण बढ़ते हैं और चीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ता है, और कीमत में रात दिन का अंतर आ जाता है। यही सब इसके कारण है। यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई है, तथापि इसके आयात करने की आवश्यकता महसूस हुई है। विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति से दूर करने वाली नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं से श्रमिक उत्पादन तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा आदि है। ठीक है, ये सब आपने देख लिया। इसकी सूती वस्त्र उद्योग की सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये एकीकृत नहीं है सूत की, और बाकी सब हमने देख लिया था कि किन देशों को निर्यात करता है और क्या आयात करता है, ये सब आज के वीडियो में देख लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, यानी अपने गुरुवार को मिलेंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ फैला दो।